हेलो एवरीवन, स्टूडेंट जी के हेल्प यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट लेसन के थर्ड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में प्रबंध का महत्व, और दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रबंध के महत्व पर प्रकाश डालिए। और इसका आंसर सेम होगा, पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, आप अपने समझ बूझ के अनुसार भी लिख सकते हैं। यदि आप पहले से प्रिपेयर हैं और न्यूज़पेपर रीड करते आ रहे हैं और बिजनेस से रिलेटेड मैगजीन पढ़ते आ रहे हैं, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं भारत में प्रबंध का महत्व। देखिए, भारत में बहुत सारे गुण हैं, हमारे भारत के लोगों के पास बहुत सारे गुण हैं और कुशलताएं भी हैं। गुण किस प्रकार, हमारे भारत में बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं और उनकी अलग अलग संस्कृति है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी अलग अलग वेशभूषा है। और इसके अलावा हमारे देश के 70% आबादी गांव में निवास करती है और वो कृषि कार्य में संलिप्त है। इसके अतिरिक्त हमारा देश संस्कृति के आधार पर बहुत सारी कलाकृतियां करना जानता है। दूसरी ओर हमारा भारत कुशलता में भी निपुण है। हमारे भारत के पास वो पर्याप्त क्षमता है जिसके माध्यम से वो हर तरह के कार्य कर सकता है। पर्याप्त कुशल होने के बावजूद हमारे देश आज तक आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। आज भी हम वस्तु प्राप्त करने के लिए या फिर वस्तु का उपभोग करने के लिए दूसरे देश पर निर्भर है। जहां दूसरी ओर सरकार द्वारा कौशल योजना तो चलाई जा रही है, परंतु इस कौशल योजना के तहत जो लोग हैं वो अपना खुद का व्यवसाय सृजन नहीं कर पा रहे हैं। भारत में प्रबंध का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारे देश में समस्याएं बहुत सारे हैं। यदि उन समस्याओं का चयन हम कर लें तो बखूबी हम भारत में प्रबंध का महत्व को समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भारत में अच्छे प्रबंध की जरूरत है। सबसे पहला कारण है भारत में पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने की दृष्टि से। हम जानते हैं कि हमारे देश में 1951 से बहुत सारी पंचवर्षीय योजना चलते आ रही है। चलिए अब हम देखते हैं निम्न कारणों की वजह से भारत में प्रबंध का महत्व। इसमें सबसे पहला कारण है पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने की दृष्टि से। हमारे देश में 1951 से हम जानते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं बनती आ रही है। पंचवर्षीय योजना अर्थात 5 वर्षों की योजना। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था और इसका काम था पंचवर्षीय योजना बनाना। पंचवर्षीय योजना, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 1950 को पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी और इस पंचवर्षीय योजना के सफल संचालन के लिए एक विशेष कमेटी की देखरेख में इस पर निगरानी रखी जाती थी। क्या वाकई में यह पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं। उसका नाम था NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। अब समझने वाली बात यह है कि पंचवर्षीय योजना 1951 में बनी और सरकार को ऐसा महसूस होने लगा कि ये पंचवर्षीय योजना सक्सेसफुल नहीं रहेंगी, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया जस्ट 1 साल बाद। फिर भी पंचवर्षीय योजना कहीं कहीं असफल हो जाती है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे युद्ध हो जाना भारत और चाइना के, या फिर अकाल आ जाना। राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्माण होने के बावजूद पंचवर्षीय योजना युद्ध की वजह से
या फिर अकाल की वजह से बीच बीच में इनमें बाधाएं उत्पन्न होने लगी। इसलिए हमें आज भी पंचवर्षीय योजना को 100% सक्सेसफुल बनाने के लिए किसी विशेष प्रकार की प्रबंध की जरूरत पड़ेगी। सेकंड पॉइंट है देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए। आर्थिक विकास को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं। तो आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि को मापने के 3 चीजें होती हैं, 3 सोर्स होते हैं जिसकी वजह से आर्थिक समृद्धि किसी देश की मापी जाती है। जैसे सकल घरेलू उत्पाद और दूसरा राष्ट्रीय आय, तीसरा प्रति व्यक्ति आय। परंतु इसमें सबसे ऑथेंटिक जो सोर्स है वो होता है प्रति व्यक्ति आय। इसी के आधार पर आर्थिक समृद्धि के आधार पर आर्थिक विकास होता है जब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं जीवन की गुणवत्ता में सुधार। यदि आप सकल घरेलू उत्पाद के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में या प्रति व्यक्ति आय के बारे में नहीं जानते तो इसके लिए एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो इकोनॉमिक्स का बनेगा जिसमें डिटेल में आपको जीडीपी, एनआई और पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम के बारे में आपको समझाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतने जान लीजिए। आर्थिक समृद्धि के साथ यदि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है तो उसे ही हम कहते हैं आर्थिक विकास। तो हमारे देश में एक अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत है। हमारे देश का हर एक नागरिक सुख समृद्ध से परिपूर्ण हो। जीवन की गुणवत्ता में सुधार के अंतर्गत शिक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और रहन सहन, ये सभी चीजें आ जाती हैं। थर्ड पॉइंट है देश के मानवीय तथा प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग हेतु। प्राकृतिक संसाधन के बारे में आप जानते होंगे। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं। और ये प्राकृतिक संसाधन उद्योग के लिए कच्चा सामग्री उपलब्ध कराते हैं, जहां दूसरी ओर एक अच्छे मानवीय संसाधन की भी जरूरत होती है। उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए बड़े से होटल में एक मालिक है और उस होटल के मालिक के अंडर बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं और उस होटल में अचानक आग लग जाती है और भीषण क्षति होती है। तो ऐसे दृष्टिकोण से उस होटल का मालिक यह कहता है कि आप सभी कर्मचारी को अब मैं पगार नहीं दे पाऊंगा, आप अपने अपने रास्ते चले जाइए। पर यदि उस होटल में अच्छे मानवीय संसाधन होंगे तो वहां के कर्मचारी ऐसा करने से मना कर देंगे और वह होटल के मालिक को कहेंगे कि आप निश्चिंत रहिए, इस क्षति की भरपाई हम अपने जमा पूंजी से करें। तो कहानी के आखिरी पड़ाव में जब सभी कर्मचारी अपना जमा पूंजी होटल के पुनः निर्माण में लगा देते हैं तो होटल की जो पुरानी स्थिति थी अब वर्तमान में उसकी स्थिति काफी सुधर जाती है। तो ये एक उदाहरण है अच्छे मानवीय संसाधन का। एक अच्छा मानवीय संसाधन जहां लागू हुआ या उद्योग में मानवीय संसाधन लागू किए जाते हैं या फिर अमल किए जाते हैं, वो उद्योग या फिर संस्था बाकी उद्योग या संस्था से काफी आगे निकल जाता है और उस संस्था या उद्योग का काफी ख्याति बढ़ जाता है। जिन उद्योगों में मानवीय संसाधन लागू किए जाते हैं वह उद्योग बाकी उद्योगों के अपेक्षा काफी ज्यादा गुडविल इकट्ठा करता है, अर्थात काफी ज्यादा ख्याति बटोर। इसलिए देश के मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों में अधिकतम उपयोग करना होगा और ये अधिकतम उपयोग तब संभव हो पाएगा जब देश के उद्योगों में, संस्थाओं में अच्छे से प्रबंध लागू किए जाएंगे। तो हमने ये जाना मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन दोनों का अधिकाधिक उपयोग करना जरूरी है और इसका उपयोग करना हमको प्रबंध सिखाता है। फोर्थ पॉइंट है प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए। यहाँ पर किसकी प्रतियोगिता की बात हो रही है? देश में जितने भी उद्योग हैं या फिर व्यापारिक घराने हैं उनके बीच की प्रतियोगिता की बात हो रही है।
तो यदि मार्केट में हर उद्योग या फिर व्यापार को टिकना है तो इसके लिए उनको अच्छा मैनेजमेंट करने की जरूरत है। फिफ्थ पॉइंट है सरकारी तंत्र में कुशलता के लिए। हम ये बात जानते हैं कि हमारे देश में आधे से ज्यादा संस्थाएं जो हैं वो सरकारी हैं, और इस सरकारी संस्थाओं में कहीं ना कहीं, इस सरकारी कार्यालय या फिर संस्था में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो यदि हमको सरकारी तंत्र को कुशल बनाना है तो इसके लिए हमको अच्छे प्रबंध की आवश्यकता। पॉइंट है देश में रोजगार की कमी को दूर करने के लिए। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यदि कौशल विकास योजना के तहत लोगों को अच्छे अच्छे कौशल सीखने को मिल रहे हैं तो वह जरूरी नहीं वो लोग नौकरी की तलाश करें, वह खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे देश में उद्योगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। कच्चा सामग्री के लिए वो अपने देश के ही सोर्स पर डिपेंड रहे, अन्य देश के जो सामान है उनको आयात ना करें। तो इसलिए हमको अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ सकती। इस प्रकार हमने ये जाना, देखा, समझा कि हमारे भारत में प्रबंध का कितना महत्व है। हमारे भारत में यदि हम समस्याओं को जांच पड़ताल लें या फिर जान लें तो हम आसानी से प्रबंध के जरिए भारत की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सकते हैं।